हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो चलो इसको देखने से पहले मैप पे आ जाते हैं। ये ध्यान रखना, हर बार वीडियो के जितने भी एग्जाम्स हुए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना इसको। देखो, अगर पृथ्वी का मैप देखो तो ऐसे है पृथ्वी, जो लग रहा था कि एकदम सीधा, सीधे नहीं है, ऐसे तिरछी रखी हुई है। 23 हाथ पे पृथ्वी झुकी हुई है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है आपकी नॉर्थ टू साउथ, ये पृथ्वी की धुरी कहलाती, धुरी या अक्ष। ये आपका बिल्कुल मिडिल वाला है 0 डिग्री। पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 बराबर भागों में, तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। फिर ये 23 हाफ वाला अक्षांश है, 23 हाफ। ये 66 हाफ वाला है और ये आपका 90 डिग्री ध्रुव वाला है। ठीक है, अब अक्षांश कितने होते हैं? 0 पे भी होगा, फिर 1 पे भी होगा, फिर 2 पे होगा, 2 से लेके 90 तक इधर जाएगा और ऐसे ही इस तरफ जाएगा साउथ तरफ में। 0 से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और ये लास्ट वाला 90 होगा। तो अगर टोटल अक्षांश मिला लो आप तो कितने हो गए? 0 + 90 इधर और 90 इधर, 181। अक्षांश से क्या पता चलता है? अक्षांश से अलग अलग स्थानों की स्थिति पता चलती है। जैसे सूरज आपका 0 डिग्री पे ज़्यादातर चमकता है, ये आपका 0 डिग्री है। अब जैसे ही आप इधर चले जाओगे सनलाइट धीमे धीमे कम होती चली जाएगी, तो जलवायु जो यहाँ पे गर्म थी धीमे धीमे पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ जाओगे तो ठंडी होती चली जाएगी। सेम इधर है, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाते जाओगे आपकी जलवायु क्या हो जाएगी? ठंडी होती चली जाएगी। तो एक तो जो सूर्य के ताप का वितरण है अक्षांश, हमें वो बताते हैं, जलवायु बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। अभी 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये तो हो गया आपका अक्षांश। दूसरा होता है लैटिट्यूड के बाद लॉन्गिट्यूड, देशांतर। देशांतर क्या होता है? देशांतर में देखो इन्होंने क्या किया कि पृथ्वी को दोनों ध्रुवों को मिला के एक रेखाएं खींच दी जो दोनों तरफ से पृथ्वी के जाते हैं। एक प्रकार की व्रत है ये भी। ठीक है, ये इन्होंने खींच दी और टोटल कितने? 360 व्रत खींच दिए। मीन्स 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक 360 जब इन्होंने खींच दिए तो सब उसको क्या होता है? सारे व्रत एक लॉन्गिट्यूड को प्रदर्शित करते हैं। आगे चल के पूरा ये एक्चुअली टाइम निकालने के लिए इसका बहुत यूज होता है। जो 0 डिग्री की रेखा है, ब्रिटेन में एक प्राइम मेरिडियन करके रेखा खींची गई जो 0 डिग्री मान लिया गया। उसके ईस्ट में जाओगे तो आपका टाइम प्लस में जुड़ता है, उसके वेस्ट में जाओगे तो टाइम घटता है। वो बताएंगे अभी कैसे, जब उस टॉपिक पे आएंगे। अभी बस एक हल्का सा मैप से आइडिया ले लो। आते हैं अब क्या होता है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं समझ लो क्या होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। कैसे कोणीय दूरी? एक मिनट, जैसे आपकी ये है पृथ्वी, अब यहाँ पे आपका बना लिया ये पृथ्वी का अक्ष है, तो यहाँ से कोणीय दूरी देखेंगे कि 0 डिग्री ये है आपका, 1 डिग्री कोणीय दूरी हो जाएगी तो 1 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, 2 डिग्री कोणीय दूरी हो जाएगी तो 2 डिग्री अक्षांश, ऐसे करके फिर इनको 2 को मिलाते हुए एक व्रत खींच दिया इन्होंने, ऐसे करके रेखा हो जाती है। तो ये होती है कोणीय दूरी। एक अंश में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कितने अंश देखा होगा ना? 23 अंश या डिग्री। इसके बाद दिया रहता है 11 मिनट 22 सेकंड। तो अंश उसका छोटा भाग मिनट और उसका छोटा भाग सेकंड होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश होते हैं। एक अक्षांश के मध्य कितनी दूरी होती है? 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। कुल संख्या कितनी होती है अक्षांशों की? 0 डिग्री मिला के 180, 90 इधर और 90 इधर, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 180। अब ये चूंकि व्रत होते हैं, लेकिन जो आपके ध्रुव पे व्रत होता है वो एक पॉइंट होता है, यहाँ पे ध्रुव पे व्रत नहीं होता, यहाँ पे भी एक पॉइंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आपके व्रत देखोगे कि टोटल व्रत कितने होते हैं, तो वो कितने हो गए आपके? 179। सबसे बड़ा व्रत बनाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। आगे आते हैं 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? घटता है, अभी मैंने बताया था।
अब कहाँ कहाँ से ये भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ से गुजरती, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अफ्रीका के कांगो, गैबोन, कांगो गणराज्य दोनों अलग अलग हैं, कांगो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये दोनों अलग हैं। युगांडा, केन्या, सोमालिया। एशिया में इंडोनेशिया। कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा सबको बताया था लास्ट क्लास में, 23 हाफ से गुजरती है, उत्तरी अक्षांश होता है। ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, मैक्सिको से। अफ्रीका में मोरक्को, मॉरिटेना, माली, मॉरिटानिया बोलते हैं इसको, मॉरिटानिया, ठीक है, सहारा के आसपास है। माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र, ये अफ्रीकन देश हैं। एशिया में संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसके बाद ओमान, इसके बाद भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, यहाँ से ये एशिया से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपका कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, देश दे देंगे 4, जहाँ से नहीं गुजरती वो पूछ लेंगे या जहाँ से गुजरती वो पूछ लेंगे। आ जाते हैं मकर रेखा पे। ये 23 हाफ दक्षिण साइड में है। ये अगर आप पृथ्वी का मैप बना लो ऐसे, ये 0 डिग्री दे दो तो ऊपर हो गई आपकी कर्क 23 हाफ पे और नीचे होगी मकर। अफ्रीका केवल एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ के दोनों मतलब तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत। दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिकी 4 देश हैं। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है वो। तो इस प्रकार से मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं बताया अफ्रीका है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है आपकी, कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। आगे आ जाते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है। भारत से भी जो कर्क रेखा है, क्योंकि विषुवत वृत्त तो भारत के नीचे से चला जाता है, सिर्फ कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से, एकदम बीचों बीच ही भी मान सकते हो, तो भारत के भी बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अब वो किन किन राज्यों से गुजरती है, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, 2 बार गुजरात कर दिया, एक ही बार गुजरात हो गए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, ठीक है। इसके बाद आते हैं आर्कटिक वृत्त पर। आर्कटिक वृत्त कहाँ है आपका, 66 हाफ उत्तरी अक्षांश पे, और अंटार्कटिक वृत्त 66 हाफ दक्षिणी अक्षांश पे। फिर से आते हैं, कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं, जो मैंने बोला कि वहाँ पे वृत्त नहीं बनाती हैं। 90 डिग्री उत्तरी पे और 90 डिग्री दक्षिणी पे, ध्रुवों पे जिसको बोलते हैं। फिर आते हैं, ये फिर से मैं मैप लेके आ गया हूँ। अब ये वाला मैप आपका देशांतर के लिए है, कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आती हैं आपकी ऊपर से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये जो मिला रहे हैं ये है आपकी देशांतर रेखा है। और जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती हैं ये वाली, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। बस इनको याद रखो। ये आपका समय बताती हैं और ये आपकी स्थिति बताती हैं। ये बताती हैं कि उस स्थान की स्थिति क्या है, सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, जलवायु पड़ेगी, सूर्य कहाँ चमकेगा, ये सब चीज़ें बताती हैं। ये आपका समय बताता है कि उस स्थान का समय क्या है। दोनों को मिला देते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को, वो उस स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। जो मैप होता है ना आपका गूगल मैप, ये क्या करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ही वर्क करता है। अगर एक स्थान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप एग्जैक्ट डाल दो, वहीं पहुँच जाओगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। फिर आते हैं 90 डिग्री अक्षांश को क्या बोल रहा है, उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है, दक्षिणी ध्रुव, बता चुके हैं। अब देशांतर रेखाएं देख लीजिए क्या होती हैं। ऐसे पृथ्वी के ऊपर से नीचे की ओर ध्रुवों को जोड़ती हैं। 0 डिग्री देशांतर जो है वो ब्रिटेन से निकलती है, क्योंकि ब्रिटेन में ही सबसे पहले वैज्ञानिक बैठे थे। उन्होंने मान लिया कि दुनिया में एक टाइम जोन फिक्स करने की चीज़ें होनी चाहिए, तो एक पैमाना होना चाहिए सबके लिए। तो उन्होंने एक प्राइम मेरिडायन करके मान ली कि प्राइम रेखा होगी, ये प्राइम रेखा होगी। तो इनको क्या करना है यहाँ पे, कि जिस दुनिया का कहीं का भी टाइम अगर डिसाइड किया जाएगा तो इसी के रिस्पेक्ट में डिसाइड किया जाएगा, या तो प्लस तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT जो होता है आपका, उसी से या तो प्लस होता है, जैसे इंडिया क्या है +5:30, और उसी से या तो माइनस होगा। अगर ईस्ट जाओगे तो प्लस में हो जाएगा और वेस्ट जाओगे तो माइनस में हो जाएगा।
किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर, इसको प्रधान याम्योत्तर भी बोला जाता है, जो ब्रिटेन से निकलती है 0 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड वाली, ठीक है, कि पूर्व या पश्चिम में होती हैं, देशांतर कहलाती हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की मध्य दूरी कितनी होती है? 100। ये फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक में आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की मध्य दूरी कितनी होती है? बहुत होती है, और यहाँ पे ध्रुवों पे शून्य हो जाती है क्योंकि मिल जाते हैं देशांतर एक दूसरे से। तो 111.32 किलोमीटर। कुल संख्या कितनी है? 360। दो देशांतरों के मध्य जो होता है उनको बोला जाता है गोल। 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत कितना होता है? 180 देशांतर, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 180 डिग्री पे होती है। यहाँ पे क्या होता है? एक दिन का अंतर हो जाता है। अगर यहाँ संडे है तो यहाँ मंडे होता है। अभी मैं मैप पे दिखाता हूँ कहाँ है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कहाँ से निकलती है। फिर इसके बाद पूरे विश्व को, ये पिछली बार के वीडियो में पूछा गया था कि कितने टाइम जोन में बांटा गया, तो 24 टाइम जोन में पूरे विश्व को बांटा गया है। सर्वाधिक टाइम जोन्स आपके कहाँ हैं? रूस में है, 11 है जो कि, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री से निकलती है। अब ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या ग्रिड बोलते हैं। जो अक्षांश और देशांतर रेखा ऐसे भी काटते हैं और ऐसे भी काटते हैं, उनको जाल बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा जो होती है 0 डिग्री देशांतर है, लंदन से निकलती है आपकी। ग्रीनविच मेरीडाइन जिसको बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब बताता हूँ कैसे। टोटल कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री है, इनको डिवाइड किया है 24 घंटे में 360 डिग्री बनाते हैं। इनको डिवाइड करोगे आप तो कैसे चला जाएगा? इसको 180/12 आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 मतलब 1 घंटे में 15, ठीक है। फिर से चलो थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये है कि 24 आवर्स में कितना 360 डिग्री बनाता है। 1 आवर में कितना बनाएगा? 360/24। तो 1 आवर में जब आप देखोगे कि ये इसको कट करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 1 आवर में कितना? 15 डिग्री। अगर 1 आवर को मिनट में बांट दोगे तो 60 मिनट में 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 60/15। तो 1 डिग्री में कितना हो गया आपका? 4 मिनट। तो अगर कोई 1 डिग्री आगे है, जिसका भी आपका लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री आगे है, उसका मतलब है वो 4 मिनट आगे उसका टाइम चल रहा है। इंडिया में भी आप देखोगे टोटल 30 डिग्री, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट की चौड़ाई देख लोगे तो 30 डिग्री है। तो अगर इनका देखोगे तो कितना, ये 120 मिनट का अंतर आ जाता है। 2 आवर्स का। सूर्य आपका नॉर्थ ईस्ट में पहले निकल आता है और जो गुजरात वगैरह है वहाँ सबसे लास्ट में निकलता है। तो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अंग्रेजों ने एक चाय बागान टाइम चलाया था। चाय बागान टाइम 2 घंटे आपके पहले शुरू हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे सूर्य पहले आ जाता था। तो उससे क्या होता है? काम के आवर्स बढ़ जाते थे। अब आते हैं फिर से अपने पॉइंट पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बता दिए, 180 डिग्री देशांतर कहलाती है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से निकली है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से निकली है। उसको क्या बोला गया? 82.5 डिग्री से निकली है। अगर इसको 15 से भाग दे दो, क्योंकि 15 डिग्री होता है 1 आवर में, तो 15 से अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.3 जिसको बोलते हैं, 5.5, ठीक है। 5.5 आ गया, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। इंडिया क्या है? प्लस में है, ईस्ट तरफ है, क्योंकि जो भी ब्रिटेन से लंदन के ईस्ट में है वहाँ पे प्लस जीएमटी हो जाता है, और जो लंदन के वेस्ट में है वहाँ पे माइनस हो जाता है। तो भारत का समय कितना है? 5.30 घंटे आगे। 30 मतलब 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट। लंदन में अगर जैसे 12 बजे, तो भारत में कितना बजेगा? 5:30 होंगे। देशांतरों का अंतराल ये मैंने बता चुका हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ जो बताया गया है। यहाँ पे देशांतर हो गए आपके। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कहाँ से निकली हुई है ये आपकी? ये है आपका अमेरिका। अमेरिका का ये अलास्का है, और ये है रूस।
तो रूस और अलास्का के बीच से निकली है, जिगजैग फॉर्म में निकली है। इसको एकदम सीधा नहीं बनाया गया क्योंकि अगल बगल देश है तो उनको ना काटे, एक देश का एक ही रहने दिया और यहाँ से डेट आपकी चेंज हो जाती है। जब आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हो तो आप देखते हो कि आप सफ़र करते करते डेट चेंज हो गई। और मैं थोड़ा डिटेल में लेके आता हूँ। ये है आपका अलास्का और इधर है रूस। तो ये क्या गोल है पृथ्वी, तो यहाँ पे तो मैप पे तो ऐसे दिखती है लेकिन पृथ्वी गोल है। तो अलास्का के जस्ट बाद रूस शुरू हो जाएगा। तो इसी से ही आपकी जिगजैग करके ऐसे करके ये रेखा बनी हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर ये आपका है यूके, ब्रिटेन क्या है, ये है यहाँ पे। तो यहाँ से निकली है ये प्राइम मेरिडायन, ये देखो ब्लू कलर की निकली है ना, ये वाली जो आ रही, ये ब्रिटेन लंदन से आपकी प्राइम मेरिडायन 0 डिग्री वाली निकली। ये 0 डिग्री हो गई, ये 180 डिग्री हो गई। यहाँ से यहाँ आओगे तो दिन चेंज हो जाता है। फिर आगे आते हैं, दूसरा चैप्टर इसी में ही है, चट्टानें, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पहले बता देता हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या, सबसे ऊपर होता है आपकी भूपर्वती, दूसरा होता है मेंटल, ये प्लास्टिक फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें हैं, और तीसरा होता है आपका कोर। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जितने भी खनिज तत्व हैं, पृथ्वी किससे, मिट्टी से थोड़ी बनी है, मिट्टी तो बाद में आई, पृथ्वी बनी हुई खनिज तत्वों से, अनेक प्रकार के खनिज हैं, जिसमें ऑक्सीजन आपकी 46% तक, फिर सिलिकॉन है 26% तक, 46 से 47% तो ऑक्सीजन ही है, सिलिकॉन है आपकी। इसके बाद आते हैं आपका क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है, क्योंकि ये दोनों धातु नहीं है तो एल्यूमिनियम सर्वाधिक पाई जाने वाली पृथ्वी। फिर आयरन वगैरह है, तो ऐसी पृथ्वी बनी हुई है। जब ये मेंटल से लावा निकलता है तो जब अंदर होता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो बाहर आता है तो वो कहलाया जाता है लावा। जब ये लावा निकल के ठंडा हो जाता है तो ये चट्टान कहलाता है, चट्टानें बन जाती हैं। जब ये चट्टानें बनती हैं तो इन्हीं चट्टानों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जब अंदर से निकलता है, अंदर से निकल के ये प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, और पहली चट्टान जो बनती है वो आग्नेय चट्टानें ही होती है। आग्नेय चट्टानें जब घिस घिस के इसका चूर्ण होकर दूसरी जगह विस्थापित हो जाती है, मतलब इनका अपक्षयन हो जाता है, और फिर दूसरी जगह चले जाके अपरदन हो जाता है, ढेर लग जाता है, और फिर ये हजारों लाखों वर्ष तक दबी रहती हैं। तो ये क्या बन जाती है, दूसरी प्रकार की अवसादी चट्टानें। इसी में तेल और पेट्रोलियम इसी में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में आपका क्या पाया जाता है, ये आपके जितने भी धात्विक खनिज हैं यहाँ मिल जाएंगे आपको। तेल और कोयला वगैरह आपका कहाँ मिल जाएगा, अवसादियों। और जब ये अवसादी चट्टानें फिर से हजारों लाखों वर्ष तक दबी रहती हैं पृथ्वी के अंदर, तो उच्च ताप और उच्च दाब यहाँ पे रहता है। तो उच्च ताप और उच्च दाब पे जो अवसाद यहाँ दबे रहते हैं वो आपके क्या होते हैं, पिघल के जल के राख हो जाते हैं। तो फिर से यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है, यहाँ पे आपके फिर से कोई पेट्रोलियम या कोयला नहीं पाया जाएगा। तो पेट्रोलियम और कोयला कहाँ पाया जाएगा, मेनली कायंतिक चट्टानों में, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके पढ़ लीजिए। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, लावा के ठंडा होने से। जो लावा होता है, लावा कहाँ से आता है, पृथ्वी के नीचे से। खास तौर से जो एस्थेनोस्फीयर होता है, मेंटल के जस्ट बीचों बीच की एक परत होती है, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, या दुर्बलता मंडल हिंदी में, वहाँ से आपका मैग्मा निकलता है। मैग्मा जब ऊपर आ जाता है पृथ्वी की सतह के ऊपर तो उसको लावा बोलते हैं, सेम चीज़ होती है। तो लावा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। जीवों के अवशेष नहीं होते हैं क्योंकि बहुत गर्म होता है, तो जीव के अवशेष तो वैसे ही जल जाएंगे। क्रस्ट का 90% भाग आग्नेय शैलों से निर्मित है, क्योंकि यह प्राइमरी चट्टान यही होती है, प्राइमरी चट्टान यही होती है। तो 90% भाग आपका किससे बना हुआ है, आग्नेय चट्टानों से। सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है। उदाहरण कौन से हैं, डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। धात्विक खनिज इसमें अधिक पाए जाते हैं। भारत के दक्कन के पठार में यही शैल है। अवसादी चट्टानें देख लो, समुद्र के पेंदे में इनका निर्माण होता है। खनिज तेल इनसे ही प्राप्त होता है। धरातल का 75% भाग बना हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखो कि ये पृथ्वी के धरातल की बात हो रही है, ये क्रस्ट की बात हो रही है। क्रस्ट मतलब ऊपरी भाग हो गया, धरातल मतलब उसके जस्ट नीचे की और परतें होंगी। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोयला, ये इनके उदाहरण हैं। फिर कायंतिक चट्टान क्या है, चूना पत्थर से आपकी कायंतित होकर क्या बन जाती है, संगमरमर। तो ये क्या हो गया, कायन। सेम चीज़ काफ़ी टाइम तक जब पृथ्वी के अंदर जमी रहती है तो उसका संगठन परिवर्तित हो जाता है।
और ये अलग रूप में आ जाती है। तो चिकनी मिट्टी आपकी स्लेट बन जाती है, कोयला आपका हीरा बन जाता है जब लाखों वर्ष तक दबा रहता है। इस प्रकार से तीनों चट्टानें, तीनों चट्टानों को बता दिया मैंने क्या है। इसमें देख लेते हैं आग्नेय चट्टानों की रूपांतरण से कौन सी चट्टानें बनी है। ग्रेनाइट से नीस बनती है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनती है और बेसाल्ट से ही सिस्ट बनती है। वो अलग अलग होता है कि तापमान और दाब का अंतर हो, टाइम का अंतर। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन सी सेलें बनती है। सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, चौक एवं डोलोमाइट किसमें, ये भी संगमरमर में बदल जाता है, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, कांग्लोमेरेट किसमें, क्वार्टजाइट में बदल जाता है, स्लेट आपका फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट आपका सिस्ट में बदल जाता है और गैब्रोन जो होता है वो सर्पेंटाइन में बदल। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लो। कांग्लोमेरेट, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान लेते हैं। पृथ्वी की भूपृष्ठ पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन बताया मैंने, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सीसी। अब ये औसत घनत्व इतना है, लेकिन अगर क्रस्ट का देखोगे तो ये 2.5 के आसपास है। और अगर आप कोर की ओर चले जाओगे तो कोर का आपका 9.5 के 9.9 के आसपास चला जाएगा। तो ये बढ़ता रहता है, ये औसत है, ओवरऑल एवरेज। प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी की जितनी आप गहराई में जाओगे वहाँ तापमान बहुत हाई है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, 1500 किलोमीटर की गहराई। ये जितने भी चीज़ें हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, सब दुर्बलता मंडल से आता है, एस्थेनोस्फीयर। अभी दिखाऊंगा कहाँ पे है। पृथ्वी के केंद्र में लोहे की अधिकता के कारण चुंबकीय गुण पाया जाता है। जो पृथ्वी की कोर है वो बनी हुई है नीफे से, निकेल और आयरन से। इसकी ज़्यादा अधिकता है तो इससे क्या होता है, जिस तरफ ये ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे आपकी चुंबकीय गुण होते हैं। ध्रुवों पे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ध्रुवों पे जो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होता है। अब इसका आई थी एक हालिया रिपोर्ट कि साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साइबेरिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके जो ध्रुव हैं या चुंबकीय गुण हैं वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, आपके साइबेरिया की तरफ। अब इसके अनुसार देख लो कि किस हिसाब से अलग अलग उसमें पृथ्वी की जैसी गहराई में जाओगे तो सबसे पहले आपका क्या पाया जाता है, जो ऊपरी अपर क्रस्ट है वहाँ क्या पाया जाता है आपका, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसको बोलते हैं सियाल। जो दूसरा है आपका वहाँ पे पाया जाता है सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। जैसे ये है आपका अपर क्रस्ट है आपका, यहाँ पे पाया जाता है सियाल, यहाँ पे पाया जाता है सीमा और यहाँ पे पाया जाता है निफे। तीन ही है। क्रोड है तो आंतरिक बाह्य में हो गया, मेंटल है तो ऊपरी और निचला मेंटल की बात हो गई, और इसके बाद जो आपका क्रस्ट है वो आपका क्या हो गया, सियाल हो गया। तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और आयरन निकेल, इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इनमें सबकी लंबाई दी गई है। आ जाते हैं पहले पृथ्वी की क्रस्ट ही देख लेते हैं। आंतरिक संरचना में सबसे पहले अपर क्रस्ट है आपकी, ये अलग अलग करके ना एक असंबद्धता होती है। ऊपरी क्रस्ट आपकी नहीं है, यूपीएससी वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और निचली क्रस्ट। इन दोनों को अलग करती है, एक असंबद्धता अलग करती है जिसको बोलते हैं कोनराड। फिर एक होती है मोहो, फिर रेपेटी, ऐसे करके चलती है अलग अलग असंबद्धता। ये आपके लिए है नहीं, ये बोला यूपीएससी वगैरह पूछा जाता है। तो ऊपरी क्रस्ट है ये और निचली क्रस्ट है, इन दो को अलग करते हैं। फिर आता है मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ये हो गया। और फिर आ गया आपका बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जैसे नीचे की ओर जाओगे यहाँ पे घनत्व बढ़ता चला जाएगा, तापमान बढ़ता चला जाएगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे पाया जाता है आपका दुर्बलता मंडल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीचों बीच दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर जिसको बोलते हैं। सारी चीज़ें यहीं से होती हैं, यहीं पे आपके रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, उनमें अब क्रियाएँ हो रही हैं, यहीं से आपका भूकंप आएगा चट्टानों के, यहीं से आपका लावा ऊपर निकलेगा, सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। अब आते हैं कि ये प्रोसेस देख लीजिए कैसे होता है। आग्नेय चट्टान है आपकी, सबसे पहली जो प्राइम चट्टान होती है, जो अंदर से मैग्मा निकलता है उससे बनती है आग्नेय। आग्नेय बनेगी और इसका क्या होगा, उत्थान होगा, अपक्षयन होगा, अपर्दन होगा, तो अवसादी चट्टान बन जाएगी।
फिर इसका दफन होगा। आग्नेय चट्टान आपकी ऊपर निकलती है, फिर इसका दफन हो जाएगा, ज़मीन में फिर चली जाएगी। ताप और दबाव के कारण ये क्या बन जाएगा, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान फिर से इसकी चीज़ें होंगी और फिर से ये आ जाएगी ऊपर आग्नेय चट्टान पिघल के, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर है और जैसे ही तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, तो ये फिर से पिघल के ऊपर की ओर आएगी ज्वालामुखी के रूप में। तो तीनों चट्टानें एक दूसरे में क्या परिवर्तित होती रहती है। यहाँ पे आपकी पृथ्वी की चट्टानें जितनी आपकी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 2 टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गए, अक्षांश देशांतर प्लस चट्टान। नेक्स्ट टॉपिक में हम अगला कुछ देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। बहुत ही पिन पॉइंटेड पढ़ाई चल रही है, ये ध्यान रखना। रिवीजन करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट करते जाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो GS रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। इसके बाद ऐप पे हमारा प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा GS रिवॉल्यूशन करके, वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो का बैच चल रहा है, फीस 299 ही है केवल। ऑलमोस्ट पॉलिटी आपकी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पे एंशिएंट ख़त्म होने वाली है। हिंदी का टास्क दे दिए, आज से हिंदी सारे जितने भी टॉपिक हैं 2-2 टॉपिक करके पर डे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ज्योग्राफी चल रहा है तो बहुत ही स्पीड से हम सारा कोर्स ख़त्म करेंगे। तो जिसको ही ज्वाइन करना है ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।